नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात होगी सीएम के जन दर्शन की। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने जन दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं जानी है, समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिया है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र को बढ़ाने की मांग की गई है। विपक्ष की तरफ से सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर, वो भी आपको हम बताएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएए के तहत नागरिकता दी है कई लोगों को, इसके बारे में भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और मध्य प्रदेश में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कहां हुई है घटना जहां पर टीम को मारने की कोशिश की है, टीम पर हमला किया गया है। खनन माफिया, रेत माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो भी आपको हम बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए इंदौर में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले की, जिसमें 9 डॉक्टर्स की विभागीय जांच होगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है सभी डॉक्टर, दोषी पाए जाने पर हो सकती है निलंबन की कार्रवाई। पहली बार चिकित्सा शिक्षा विभाग इंदौर के इतने डॉक्टर्स की विभागीय जांच करेगा। 3 से 15 दिनों के भीतर कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं। 9 डॉक्टर्स में डॉक्टर आकाश आदित्य शुक्ला, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर उमा प्रिवल, डॉक्टर संजय कुमार महाजन, डॉक्टर हिल्दा डेविड, डॉक्टर रेखा मशानी, डॉक्टर टीना नपथेल, डॉक्टर भावना कन्नौजिया और डॉक्टर कृष्णा पिल्लई शामिल हैं। तो इंदौर में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में 9 डॉक्टर्स की अब विभागीय जांच होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे इंदौर का। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, काफी गंभीर मसला है नर्सिंग घोटाले का। 9 डॉक्टर्स की अब विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। सुमित, देखिए, ये 9 डॉक्टर सिर्फ इंदौर के हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 50 डॉक्टर्स हैं जिनकी जांच की जाएगी। दरअसल जो 66 कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में अपात्र पाए गए थे, इन कॉलेजेस को मान्यता देने के लिए जो रिकमेंडेशन, अनुशंसा की गई थी, वो इन डॉक्टर्स द्वारा की गई थी। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें जांच करना थी इन सभी कॉलेजेस की, भौतिकी यानी कि फिजिकल जांच इनकी करनी थी कि वहाँ पर बिल्डिंग है या नहीं, वहाँ पर स्टाफ है या नहीं, क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। लेकिन इन डॉक्टर्स ने अपने चैम्बर में बैठकर ही अनुशंसा जारी कर दी और जब सीबीआई का शिकंजा इन कॉलेजेस पर कसा तो इन सभी डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ गए। इनमें 9 इंदौर के एमजीएम कॉलेज के डॉक्टर्स हैं। बाकी पूरे प्रदेश के 50 से अधिक डॉक्टर्स हैं जिनकी आने वाले 3 से 15 दिन के अंदर जांच की जाएगी सुमित। और यह भी तय है कि इन पर गाज गिरेगी और इन्हें निलंबित भी किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि पुनीत आप बता रहे हैं कि इंदौर के 9 डॉक्टर शामिल हैं, लेकिन अलग अलग जिलों के और भी डॉक्टर्स हो सकते हैं। उनके नाम भी क्या जारी कर दिए गए हैं अभी, क्या बाद में इनके नाम जारी होंगे जिन पर विभागीय जांच होने वाली है? जी देखिए, 9 डॉक्टर्स जो इंदौर के हैं सुमित, उनके नाम मैं आपको बता सकता हूं। उनके नाम मेरे पास है, मैं देखकर आपको बता पाऊंगा। उनमें मुख्य तौर पर डॉक्टर आकाश आदित्य शुक्ला, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर उमा प्रिवल, डॉक्टर संजय कुमार महाजन, डॉक्टर हिल्दा डेविड, डॉक्टर रेखा मशानी, डॉक्टर टीना नेपथेल, डॉक्टर भावना कन्नौजिया और डॉक्टर कृष्णा पिल्लई शामिल है। ये इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोफेसर भी है। ये 9 लोग इस जांच के घेरे में आए हैं। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के भी डॉक्टर्स शामिल हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको संख्या जरूर बता सकता हूं सुमित कि कहां के डॉक्टर्स हैं और कौन कौन है। देखिए, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी हैं। उनके अलावा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज है, खंडवा मेडिकल कॉलेज, रतलाम मेडिकल कॉलेज, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंदौर के 9 डॉक्टर की विभागीय जांच अब होगी और पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद। बहुत धन्यवाद आपका पुनीत, जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी अफसरशाही की। मध्य प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि लोगों की कुछ भी सुनने देखने को तैयार ही नहीं। ऐसा ही मामला सामने आया है रहली थाना अंतर्गत आने वाले
जमनापुर परासिया गांव से, जहां शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ टीचर रामलाल अहिरवार जो स्कूल जाने के पहले ही नशे में चूर हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते शिक्षक इतने नशे में डूब जाते हैं कि उन्हें बच्चों से अच्छे से बात करने और पढ़ाने तक की हिम्मत नहीं बचती। हम नहीं, और यहां तक ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, केवल हम आरोप नहीं लगा रहे, ग्रामीण भी कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक आए दिन नशे में चूर रहते हैं स्कूल में। बता दे पहले वो तुम्हें कब मारो दद्दा हमने भन्नु तो बताओ भन्नु। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा है। मास्टर भी जब मदहोश हैं तो क्या ही पढ़ाएंगे बच्चों को, और बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ के कर्णवास थाना क्षेत्र के दूधी नदी पर अवैध खनन रोकने गई ब्यावरा एसडीएम और नायब तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, कर्णवास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद खनन कर रहे पोकलैंड ट्रैक्टर लेकर खनन माफिया दबंगई दिखाते हुए फरार हो गए वहां से। घटना के दौरान खनन माफियाओं ने पत्थरों डंडों से हमला कर दिया पुलिस पार्टी व टीम पर, जिसमें नायब तहसीलदार बाल बाल बची हैं। दरअसल ब्यावरा एसडीएम गीतांजलि शर्मा को दूधी नदी में अवैध खनन की जानकारी शिकायत मिली थी, जिसको रोकने के लिए एसडीएम टीम के साथ पहुंची मौके पर, जहां टीम पर खनन माफियाओं ने पत्थरों डंडों से हमला कर दिया है। हमले में नायब तहसीलदार सपना झलोरिया बाल बाल बच गई हैं। हमले के बाद एसडीएम के साथ मौजूद 3 थानों की पुलिस टीम की मौजूदगी में हमलावर करीब 300 मीटर की दूरी पर खड़े रहे। टीम अवैध उत्खनन में लगी पोकलैंड और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त नहीं कर पाई। लेकिन देखिए इतने हौसले बुलंद हैं खनन माफिया के। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मनीष सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। मनीष, खनन माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस की टीम पर हमला किया है, एसडीएम तक पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी राजगढ़ में 2 राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद यहाँ पर खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने कल जो है ब्यावरा एसडीएम और नायब तहसीलदार जो कि खनन रोकने के मौके पर पहुंची थी दूधी नदी के पास, उस दौरान इन्होंने माफिया इतने हड़बड़ा गए कि उन्होंने इन दोनों अधिकारियों पर पथराव कर दिया। उस दौरान उनके साथ 3 थानों की पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन खनन माफियाओं की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने दूर से ये पुलिस और प्रशासन की टीम को देखकर इन पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ अधिकारी तो गाड़ी लेकर मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें जो है नायब तहसीलदार जो हैं वो और एसडीएम जो है बाल बाल बची हैं इसमें। घटना के बाद जो अभी हमारी कलेक्टर से बात हुई है, यहाँ के राजगढ़ कलेक्टर से, उनका कहना है कि अभी इस मामले में एफआईआर भी करवाने जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो राजगढ़ ही नहीं, ग्वालियर में रेत माफियाओं की दबंगई भी देखने को मिली है। इतनी बढ़ गई है कि अब वो शासन प्रशासन की आंखों के नीचे आंख दिखाने लगे हैं। देखिए, रेत माफिया ने रेत से भरे डंपर को रोकने का प्रयास करने पर खनिज विभाग के अफसरों को कुचलने का प्रयास किया। ये माफिया यही नहीं रुके, जब खनिज विभाग की टीम ने इनका पीछा किया तो उन्होंने डंपर से उतरकर लोहे की रॉड निकालकर खनिज अधिकारी और उनकी टीम पर हमला कर दिया। रेत माफिया ने बंदूक की दम पर सड़क पर ही डंपर में भरी रेत को डंप किया और सबके सामने डंपर लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना बड़ा गांव पुल के नीचे सर्विस रोड मुरार की है। इस आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने खनिज विभाग के अधिकारी को गोली मारने की, गाली गलौज की ही गोली मारने की धमकी दे डाली। जांच में पता चला है कि डंपर पर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर तक फर्जी है, जिसके बाद खनिज विभाग के अफसरों ने मुरार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो दिन ब दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं खनन माफिया के, रेत माफियाओं के। इतने हैं कि पुलिस की टीम पर कोई डर नहीं है कानून का, खाकी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। खनिज विभाग की टीम को बंदूक दिखाई, गोली मारने की धमकी दी, लोहे की रॉड भी निकाल ली हमला करने के लिए, मारने के लिए। खनिज विभाग की टीम को दबंगई दिखाते हुए खनिज माफिया, रेत माफिया नजर आए हैं और उनके खनिज विभाग की टीम के सामने ही रेत डंप कर डंपर लेकर चले गए। इतने हौसले बुलंद है,
ना जाने किनका संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, जो इतनी हिम्मत इनकी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जब खनिज विभाग की टीम पर हमला होता है, दबंगी इनको दिखाई जाती है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक ग्वालियर की कल की और एक आज राजगढ़ की। दोनों ही जगह माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आएंगे आपको। एसडीएम की टीम पर हमला कर दिया, खनन करने की, रेत के अवैध खनन की यहां पर जानकारी मिली थी नदी में। एसडीएम साहब पहुंचती हैं अपनी टीम के साथ, लेकिन हिम्मत देखिए, एसडीएम के सामने ही उनकी टीम पर हमला कर देते हैं ये माफिया, बदमाश, गुंडे। बाल बाल बची एसडीएम। कल ग्वालियर से मामला सामने आया था जहां पर खनिज विभाग की टीम पर इन माफियाओं ने हमला किया, कुचलने की कोशिश की, रॉड तक निकाल ली, मारने के लिए गोली मारने की धमकी भी दी है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन माफियाओं को चेताया था, चेतावनी दी थी कि माफिया ग्वालियर चंबल को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो कुचल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी देख कोई असर नहीं है चेतावनी का। आगे बढ़ते हैं अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। कुल 5 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। 22 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। पिछली बार विपक्ष में रही बीजेपी ने मानसून सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सरकार को सदन में जमकर घेरा था। अब बारी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वो है विपक्ष में, तो कांग्रेस विष्णुदेव साय सरकार को घेरने की कसर नहीं छोड़ेगी। विधानसभा अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होनी है। मानसून सत्र की अधिसूचना में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव ने बताया है कि सत्र के दौरान वित्तीय और सरकारी मामलों से संबंधित कार्य किए जाएंगे। तो 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 दिवसीय सत्र रहेगा, कुल 5 बैठकें होंगी। लेकिन जो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सत्र को बढ़ाया जाए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर। खोमन, विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी सत्र को बढ़ाने की मांग कर रही है। जब बीजेपी पार्टी होती थी तब भी ऐसी ही मांगे होती थी। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, 5 दिनों का सत्र होने वाला है और 5 दिनों के सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन गूंजने वाला है। सदन में गर्माहट देखने को मिलेगा और यही कारण है कि विपक्ष चाहता है कि सदन की जो तारीख है और बढ़ाई जानी चाहिए, जो डेट है और बढ़ाना जाना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान आकर्षण करा सके, सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सके। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक हैं भूपेश बघेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विधानसभा के मानसून सत्र मात्र 5 दिनों का हो रहा है, इसको बढ़ाना जाना चाहिए, ताकि जो बहुत सारे ऐसे जनहित के मुद्दे जिसको सदन के अंदर जो है उठाया जा सके। और यही कारण है कि देखिए 22 जुलाई को सदन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सदन शुरुआत नहीं हुई है, उसके पहले ही गर्माहट जो है बाहर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उसके पहले बीजेपी भी छोटा सत्र होने का जो है लगातार आरोप लगाती थी। अब विपक्ष को हमेशा सदन की जो समय सीमा होती है सदन की, वो हमेशा ही कम ही लगती है। इसलिए विपक्ष मांग करता है कि सदन को बढ़ाया जाए, क्योंकि विपक्ष कहता है कि उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं सदन में बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं अब। कोयला घोटाले केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की ओर से ईओडब्ल्यू कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई खत्म हो गई है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सौम्या के वकील ने कोर्ट के लिए जमानत के लिए दलील रखी और पिछली न्यायिक रिमांड डेट पर ईओडब्ल्यू के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने खुद अपने प्रस्तुत पत्र में अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई थी। साथ ही ईडी के एफआईआर और ईओडब्ल्यू के एफआईआर में कहीं भी पद का दुरुपयोग करने का सबूत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।
तो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित कोयला घोटाला, सौम्या चौरसिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के प्रथम 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान दिया। इनमें एक बांग्लादेश और 2 पाकिस्तान से भारत आए थे। सीएए के अंतर्गत पहले आवेदक समीर सेलवानी और संजना सेलवानी के पिता पाकिस्तान में रह रहे थे। 2012 से ये भारत में रह रहे हैं। इन्होंने सीएए के अंतर्गत मई में आवेदन किया था। तीसरी आवेदक राखी दास बांग्लादेश से हैं। इन्हें भी आज भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इनको प्रमाण पत्र दे दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सीएए के तहत 3 लोगों को नागरिकता दी गई। इनमें से 2 पाकिस्तान से और 1 बांग्लादेश से थे। हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से शासन के किसी भी विभाग की कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जब्त किया है दैनिक जीवन का सामान, चावल, चाय पत्ती, 16 प्लेट जब्त किए हैं। जंगल के बीच गड्ढे खोदकर नक्सलियों ने डंप जोन बनाए रखे थे। धमतरी में डीआरजी और सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां छापेमार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दैनिक सामान जब्त किया है नक्सलियों का। देखिए तस्वीरें, चावल है, चाय पत्ती है, 16 प्लेट है, कई और सामान्य खाने पीने की चीजें भी हैं। जंगल के बीच गड्ढे खोदकर नक्सलियों ने इन सामग्रियों को डंप किया था। ऐसे काम करते हैं नक्सली। धमतरी में डीआरजी और सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और दैनिक जीवन की सामग्री जब्त की है। चावल, चाय पत्ती, खाने का तेल, ऑयल और भी बहुत सारी चीजें हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ। संजय, एक बड़ी सफलता हम कहेंगे, दैनिक जीवन की सामग्री जब्त हुई है नक्सलियों की। देखिए, इससे सुमित हमें नक्सली संगठन को भी समझने का मौका मिलता है। नक्सली रहते हैं घने जंगलों के अंदर। जब बारिश शुरू होती है तो ये इलाके नदी नालों में पानी भर जाने की वजह से कट जाते हैं और यही वजह है कि नक्सली इस बारिश के 3 से 4 महीनों के लिए पहले ही अपने रसद का इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि नक्सली लगातार जवानों से बचने वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे में ये अक्सर होता है कि इतना भारी रसद का सामान लेके चलना बहुत मुश्किल हो और यही वजह है कि नक्सली इन्हें जंगलों में अलग अलग जगह डंप कर देते हैं। और यही हुआ जब जवान आमझर के जंगलों में पहुंचे। माफ़ी चाहता हूं, मेरी ईपी गिर गई थी। आमझर के जंगलों में पहुंचे तो यहाँ 3 दिन पहले उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, एक नक्सली मारा गया। इसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही नक्सलियों का ये रसद का जो डंप था ये जवानों को मिला है। और ये बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि नक्सलियों के पास अगर राशन नहीं होगा तो उन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इससे नक्सलियों का फिलहाल ये राशन का डंप मिला, लेकिन इससे पहले मैं वो तस्वीरें देख चुका हूं जब नक्सली इस तरह से हथियार छुपा के रखते हैं, गोला बारूद छुपा के रखते हैं, वह भी जवानों को मिला है। और धमतरी ये नया इलाका है, नक्सलियों का मजबूत जोन है और यही वजह है कि फोर्स लगातार इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें जवानों को आज ये बड़ी सफलता मिली सुमित। तो यकीनन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और भी सफलताएं जवानों को मिल सकती है। निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं संजय, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से नक्सलियों पर अटैक भी लगातार हो रहे हैं, सफलता लगातार जवानों को मिल ही रही है। और जिस तरीके से जो रसद अभी बड़ी मात्रा में जो बड़ा सामान यहाँ पर जखीरा मिला है, खाने पीने के सामान, रोज़मर्रा की चीज़ें मिली हैं, ये एक बड़ी सफलता निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो है ना, ये सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। पहले नक्सलियों को दक्षिण बस्तर, जो इनका सबसे मजबूत इलाका था,
यहाँ से खदेड़ा गया। लगातार वहाँ कैंप खोले गए, ऑपरेशन तेज किए गए। इसके बाद नक्सली कवर्धा, गरियाबंद, धमतरी ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में आए और यहाँ अब फोर्स ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। ऐसे में नक्सली नए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जवानों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिलती जा रही। सुमित, तो वाकई बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 6 महीनों में ऑपरेशन तेज हुए हैं। आज जो ये रसद मिली है, ये दिखने में भले ही चावल, चाय पत्ती और सामान्य सामान दिखे, लेकिन नक्सलियों के लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नक्सलियों के पास हमारी तरह इस तरह की किराना दुकान नहीं होती। जंगलों के अंदर ये सामान मिलना भी निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जंगलों में, गड्ढों में सामान मिलना एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका संजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर 4 बड़े स्कूलों पर कार्रवाई होगी। राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने डीईओ को कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। डीपीएस, सीज इंटरनेशनल, चैंपियन स्कूल समेत 4 स्कूलों पर कार्रवाई होगी। स्कूल संचालक पालकों से ले रहे थे ज्यादा फीस, आदेश के बाद भी नहीं लौटाई गई है फीस। आदेश दे दिया था कि फीस वापस कीजिए। कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग वसूलेगा इनसे जुर्माना। बड़ी खबर, भोपाल के बड़े 4 स्कूलों पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने डीईओ को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा फीस वसूली है इन लोगों ने, इन स्कूल संचालकों ने। 4 बड़े स्कूलों ने पालकों से ज्यादा फीस ली है। आदेश दिया गया कि फीस लौटाइए, तब भी नहीं लौटाई। मनमानी देखिए स्कूलों की आप किस कदर हावी है प्रदेश में। कलेक्टर के आदेश के बाद भी फीस को नहीं लौटाया गया। फिर कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब इनसे जुर्माना वसूलेगा, कार्रवाई होगी। फीस की जानकारी जो एमपी एजुकेशन पोर्टल में 24 जून तक थी, वो भोपाल जिले के 73 सीबीएसई स्कूल ने, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिनकी मान्यता है 887 स्कूल, और आईसीएसई के 6 स्कूल और इंटरनेशनल 1 स्कूल और 1 अन्य स्कूल ने जानकारी पूरी पोर्टल पे अपलोड कर दी है। उसका हम परीक्षण कर रहे हैं सतत रूप से, और अतिशीघ्र ही उसमें अगर जिनके द्वारा नियम विरुद्ध काम किया गया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, देखिए स्कूलों की मनमानी किस कदर हावी है कि आदेश के बाद भी फीस को वापस नहीं दे रहे हैं। पहले तो फीस ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद जब आदेश होते हैं कि फीस लौटाइए, तब भी फीस को वापस नहीं कर रहे हैं। मनमानी इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है अब निजी स्कूलों की। वाकई सुमित, आप ठीक कह रहे हैं कि मनमानी इस कदर हावी हो चुकी है निजी स्कूलों की कि वो शासन से बड़ा खुद को समझने लगे हैं। यही वजह है कि अब इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। 1-2 बार कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। जिला प्रशासन को और सरकार को ये समझना होगा कि जो निजी स्कूल है निरंकुश हो गए हैं। इन निरंकुश स्कूलों पर सतत कार्रवाई होगी। जो नियम है आप उसके तहत चलिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपने तय नियम बना लीजिए और माता पिता को, पालकों को परेशान करिए, फीस ज्यादा वसूलिए, और जब आदेश हो जाए फीस लौटाइए, वह भी न लौटाएं, तो फिर कार्रवाई करना। हम सब जानते हैं श्याम जी, हम सब जानते हैं कि नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसी का संरक्षण प्राप्त है आपको। ऐसा हो सकता है क्या? क्या इन स्कूलों को किसी का संरक्षण प्राप्त हो, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली संरक्षण तो मिला ही हुआ है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन स्कूलों को पोषित करते हैं, संरक्षण देते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि अभिभावक जो कि उनके मतदाता भी हैं, उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, न कि स्कूलों के प्रति। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।